तो आज हम बात कर रहे हैं एमिली ब्रॉन्टे के मशहूर नावल विदरिंग हाइट्स के। जी और जैसे ही इसका नाम सुनते हैं जहन में फौरन एक ही तस्वीर आती है ना? बिल्कुल, कैथरीन और हीथक्लिफ। वही उनकी वहशी जुनूनी मोहब्बत की एक अलमनाक कहानी। जी लेकिन आज जो मवाद हम देख रहे हैं, जिसमें उस दौर के विरासती कानूनों से लेकर किरदारों का समाजी तज्जिया भी शामिल है, वो एक अलग ही सवाल उठाता है। हम्म क्या ये वाकई सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी है, या ये 19वीं सदी के इंग्लैंड में समाजी और कानूनी तौर पर बिल्कुल बेबस होने की कहानी है? ये एक बेहतरीन नुक्ता है। आज हम इसी गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये नॉवेल मोहब्बत के बारे में शायद कम और ताकत के खेल के बारे में ज्यादा तो नहीं। और इस खेल का मैदान वो दो घर हैं, विदरिंग हाइट्स और थ्रश क्रॉस ग्रेंज। अच्छा। और ये सिर्फ दो इमारतें नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की अलामत है। एक तरफ विदरिंग हाइट्स, जंगली बेलगाम तूफानी जज्बात का मरकज, और दूसरी तरफ थ्रश क्रॉस ग्रेंज जी, जो तहजीब, निफासत और समाजी असूलों की नुमाइंदगी करता है। और हीथक्लिफ की पूरी कहानी इन्हीं दो दुनियाओं के टकराव और उन पर कब्जा करने की जिद्दोजहद है। तो आइए इसी समाजी मैदान से शुरू करते हैं। विक्टोरियन दौर में समाजी हैसियत यानी सोशल स्टेटस एक बहुत ही नाजुक चीज थी। जी हाँ, ये सिर्फ उस पर मुनहसर नहीं था कि आपके पास पैसा कितना है, बल्कि ये कि वो पैसा आया कहाँ से है। बिल्कुल। आपका खानदानी पस मंजर, आपके आदाब व अतवार, ये सब मिलकर माशरे में आपकी जगह बनाते थे। और इस नॉवेल के सारे किरदार इसी पेचीदा निजाम में जकड़े हुए हैं। जी। जैसे लिंटन खानदान को ही देख लें, वो थ्रश क्रॉस ग्रेंज में रहते हैं, जाहिरन सबसे ऊंचे तबके से हैं। लेकिन वो भी पुराने जागीरदार नहीं है ना? नहीं, वो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी नहीं, बल्कि पेशावर मुतवसत तबके से हैं। शायद कोई जज या मजिस्ट्रेट रहे होंगे। उनका घर, उनका रहन सहन, सब कुछ नफासत की अलामत है। और उनके मुकाबले में है अर्नशा, जो विदरिंग हाइट्स के मालिक हैं। वो जमींदार हैं, इसलिए मेहनतकश तबके से तो ऊपर हैं। अतः देहाती है। और फिर आती है नीली डेन, जो मुलाजमा है, लेकिन पढ़ी लिखी होने की वजह से वो भी निचले मुतवसत तबके में आती है। सही। और इस सारे ढांचे के बिल्कुल नीचे, समाजी सीढ़ी के आखिरी पायदान पर हीथक्लिफ है, एक लावारिस बच्चा। जी, जिसे मिस्टर ऑनशा लिवरपूल की गलियों से उठा लाते हैं। उसका कोई नाम नहीं, कोई खानदान नहीं, कोई शनाख्त नहीं। वो समाज के लिए एक जीरो है। ओह। इसीलिए जब मिस्टर ऑनशा उसे घर लाकर अपने सगे बेटे हेनरे से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं, तो ये इस दौर के समाजी उसूलों पर एक बम गिराने जैसा था। अच्छा, तो ये सिर्फ बाप की मोहब्बत नहीं थी, ये एक तरह की समाजी बगावत थी। एक तरह से हाँ। आप एक बेनाम बच्चे को अपने कानूनी वारिस पर फौकियत नहीं दे सकते थे। इस एक कदम ने घर का तवाजुन बिगाड़ दिया। और हिंडले को लगा कि उसका हक छीना जा रहा है। बिल्कुल। इसी एहसास महरूमी ने उसके अंदर हीथक्लिफ के लिए वो नफरत पैदा की जो कभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही मिस्टर आनशा की मौत हुई, हिंडले ने पहला काम यही किया कि हीथक्लिफ से सब कुछ छीन लिया। उसकी तालीम, उसके कपड़े, उसका दर्जा। जी, सब कुछ छीनकर उसे दोबारा नौकरों और मजदूरों की सफ में खड़ा कर दिया। और शायद यहीं से हीथक्लिफ के जहन में ये बात बैठ गई कि इस दुनिया में इज्जत और ताकत सिर्फ समाजी हैसियत और जायदाद से मिलती है। और इसी सोच ने कैथरीन के सबसे अहम फैसले को भी मुतासिर किया। वो कहती तो थी कि मैं ही हीथक्लिफ हूँ, उनकी रूहें एक थीं, हाँ, लेकिन शादी उसने एडगर लिंटन से की। और क्योंकि एडगर उसे वो सब कुछ दे सकता था जो हीथक्लिफ नहीं दे सकता था। समाजी इज्जत, दौलत, तहफ्फुज। कैथरीन का ये ख्याल कि मैं एडगर से शादी करके उसके पैसे से हीथक्लिफ को हिंडले के जुल्म से बचाऊंगी, ये एक बचकाना ख्वाब था। वो समझ ही नहीं पाई कि वो क्या कर रही है। वो ये हकीकत नहीं समझ सकी कि इस दौर के उसूल इतने सख्त थे कि एक बार वो मिसेस लिंटन बन गई तो हीथक्लिफ जैसे बेहैसियत शख्स के साथ उसका ताल्लुक नामुमकिन हो जाएगा। उसने मोहब्बत पर समाज को चुना और इसी फैसले ने सबकी तबाही की बुनियाद रखी। और जब हीथक्लिफ 3 साल बाद वापस आता है एक अमीर आदमी बनकर, तो उसका मकसद मोहब्बत वापस पाना नहीं होता, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस पूरे समाजी और कानूनी निजाम को तबाह करना होता है जिसने उसे बाहर फेंक दिया था। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो मोहब्बत से ज्यादा एक कानूनी शतरंज की बाजी लगता है। बिल्कुल। हीथक्लिफ एक बेनाम यतीम आखिर दोनों जायदादों का मालिक बना कैसे? ये कोई जादू नहीं था, ये कानून का बेरहमाना इस्तेमाल था। आइए पहले विदरिंग हाइट्स की बात करें। मिस्टर आर्नेशा की मौत के बाद उस दौर का एक कानून था प्राइमोजेनिचर, यानी सब कुछ बड़े बेटे को मिलेगा। जी बिल्कुल। पूरी की पूरी जायदाद खुद ब खुद बड़े बेटे यानी हिंडले को मिल गई। ये कानून था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं थी। लेकिन हिंडले तो अपनी बीवी की मौत के बाद बिल्कुल टूट गया। शराब, जुआ। और हीथक्लिफ, जो अब एक पुरस्कार दौलत लेकर लौटा था, उसने इसी कमजोरी पर वार किया। उसने हिंडले को जुए के लिए कर्ज देना शुरू किया। जी, और हर बार कर्ज के बदले वदरिंग हाइट्स का कोई ना कोई हिस्सा रहन यानी मॉर्गेज रखवाता गया। यहाँ मॉर्गेज का कानून समझना जरूरी है। बिल्कुल, ये आज जैसा सीधा साधा मामला नहीं था। इस दौर में अगर मकरूज यानी हिंडले वक्त पर कर्ज वापस ना कर पाता, तो कर्ज खवा यानी हीथक्लिफ अदालत से फोरक्लोजर का हुक्म लेकर पूरी जायदाद पर कब्जा कर सकता था। और हीथक्लिफ ने जानबूझकर उसे इतना कर्ज दिया कि वो कभी वापस ही ना कर पाए। जी हाँ। एक मिनट, तो इसका मतलब है कि हीथक्लिफ ने सीधा सीधा हिंडले को जुए का लालच देकर उससे उसका घर ही लिखवा लिया,
ये तो कानूनी तौर पर डाका डालने के बराबर हुआ। बिल्कुल, ये कानूनी डाका ही था। और इसमें सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब हिंदले मर गया। ओह, उसने जानबूझकर हेरिटन की तरफ से कर्ज अदा नहीं किया और जैसे ही मोहलत खत्म हुई उसने जायदाद पर कानूनी तौर पर कब्जा जमा लिया। ये तो सरासर फ्रॉड लगता है। क्या इस वक्त कोई उसे रोक नहीं सकता था? एडगर लिंटन, वो तो हेरिटन का रिश्तेदार था, उसने कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि उस दौर में सरपरस्ती के कवानीन बहुत मुबहम और कमजोर थे। एक मजमून के मुताबिक उस वक्त तक गार्डियनशिप ऑफ इन्फेंट एक्ट 1886 जैसा कोई जामे कानून नहीं था। तो एडगर के पास मुदाखलत करने की कोई कानूनी वजह ही नहीं थी। कोई बुनियाद ही नहीं थी। हीथक्लिफ ने कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपना पहला इंतकाम मुकम्मल किया। विदरिन हाइट्स पर कब्जा तो हेथक्लिफ ने हिंडले की जाती कमजोरियों का फायदा उठाकर किया, लेकिन थ्रश क्रॉस ग्रेंज जैसे मुहज्जब घराने पर हाथ डालने के लिए उसे कहीं ज्यादा शातराना चालें चलनी पड़ी। जी, और ज्यादा पेचीदा भी। यहीं से उसके इंतकाम का दूसरा बाब शुरू होता है। हाँ, क्योंकि थ्रश क्रॉस ग्रेंज एंटील के कानून के तहत थी। एंटील ये क्या था? एंटील एक तरह का कानूनी ताला था। सोचें कि जायदाद एक ऐसी जंजीर से बंधी है जिसकी चाबी सिर्फ खानदान के मर्दों के पास नस्ल दर नस्ल जाती है। यानी बेटियां, बीवियां, उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। कुछ भी नहीं, चाहे मालिक की ख्वाहिश कुछ भी हो। और एडगर लिंटन का कोई बेटा नहीं था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कानून के मुताबिक अगर एडगर बेटे के बगैर मर जाता तो जायदाद उसके करीबी मर्द रिश्तेदार को जाती। और वो कौन था? उसकी बहन अजाबिला का बेटा। हीथक्लिफ ने यह सब पहले से भांप लिया था। इसने अजाबिला से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि उसका होने वाला बेटा लिंटन हीथक्लिफ थ्रशर क्रॉस ग्रेंज का कानूनी वारिस बन जाए। ये तो एक बहुत लंबी मंसूबाबंदी थी। उसने अजाबिला की जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ एक कानूनी वारिस पैदा करने के लिए। और जब इसका वो बीमार कमजोर बेटा लिंटन इसके पास आया तो उसने अपनी बाजी का आखिरी और सबसे जालिमाना दाव खेला। उसने एडगर की बेटी केथी को अगवा किया। जी, और जबरदस्ती अपने मरते हुए बेटे लिंटन से उसकी शादी करवा दी। क्यों? मकसद ये था कि केथी की जो थोड़ी बहुत जाती जायदाद थी वो भी शादी के बाद लिंटन की मिल्कियत बन जाए और लिंटन के मरने पर वो सब हीथक्लिफ को मिल जाए। नाकाबिले यकीन, यानी कानून जो इंसाफ के लिए बनाया गया था वही सबसे बड़ी नाइंसाफी का जरिया बन गया। उससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि लिंटन के मरने के बाद थ्रशर क्रॉस ग्रेंज पर हीथक्लिफ का कब्जा सरासर गैर कानूनी था। वो कैसे? इस दौर के कानून के मुताबिक विरासत ऊपर से नीचे यानी बाप से बेटे को तो जा सकती थी, लेकिन नीचे से ऊपर बेटे से बाप को नहीं जा सकती थी। इसे गैर फितरी समझा जाता था। लेकिन फिर भी उसने कब्जा कर लिया। हाँ, क्योंकि कैथी उस वक्त एक तनहा बेयारो मददगार लड़की थी जो हीथक्लिफ की कैद में थी। उसके पास ना कानूनी इल्म था, ना पैसा, ना कोई मददगार जो इस कब्जे को अदालत में चैलेंज कर सके। तो उसने ताकत के जोर पर कानून को रौंद डाला। बिल्कुल। ये सब सुनकर तो सर चकरा जाता है। ये मोहब्बत की कहानी कम और जायदाद का मुकदमा ज्यादा लग रही है। और शायद इसीलिए इस कहानी का माहौल इतना तारीक, इतना दम घुटने वाला और खौफनाक है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एमिली ब्रॉन्टे ने जानबूझकर गॉथिक नॉवेल की रिवायत को इस्तेमाल किया। ये गॉथिक माहौल सिर्फ डराने के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए है? ये किरदारों की अंदरूनी कैद की अलामत है। विदरिंग हाइट्स की तंग खिड़कियां और पत्थर की दीवारें कैथरीन की समाजी मजबूरियों की तरह हैं। और बाहर के वो वसी जंगली मैदान। जी, वो मोर्स, वो हेथक्लिफ की आजाद रूह की तरह हैं जिसे माशरा कैद करना चाहता है। और हेथक्लिफ खुद तो गॉथिक विलन हीरो की बेहतरीन मिसाल है। वो जालिम है, तबाही फैलाता है, लेकिन हम उससे पूरी तरह नफरत नहीं कर पाते। हमें हर वक्त याद रहता है कि उसे ऐसा बनाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेथक्लिफ का विलन हीरो बनना सिर्फ उसके जज्बात का नतीजा नहीं था, बल्कि उसकी समाजी हैसियत ने उसे इतना बेख्तियार कर दिया था कि उसके पास कानून को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा था। सही। बिल्कुल, उसने मौशरे के हथियार उसी के खिलाफ इस्तेमाल किए। और गॉथिक अदब की एक और खुसूसियत माफौकुल फितरत वाकयात। ओह हाँ, लॉकवुड का वो ख्वाब। जी, वो मशहूर ख्वाब जिसमें कैथरीन का भूत एक बच्ची की शक्ल में खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और उसका हाथ खून में लथपथ है। वो कहती है, मुझे अंदर आने दो, मैं 20 साल से यहाँ भटक रही हूँ। ये मंजर कारी के जहन पर नक्श हो जाता है। और फिर नॉवेल के आखिर में वो अफवाहें कि गांव वालों ने तूफानी रातों में हीथक्लिफ और कैथरीन के भूतों को एक साथ इन मैदानों में घूमते देखा है। जी, ये सब मिलकर हकीकत और वहम की सरहदों को मिटा देता है। और ये एहसास दिलाता है कि इनके जज्बात इतने शदीद थे कि वो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुए। और यही शिद्दत गॉथिक अदब का खासा है। यहाँ मोहब्बत कोई नर्म नाजुक जज्बा नहीं, ये एक जुनून है, एक तबाकुन ताकत जो हर चीज को जलाकर राख कर देती है। कैथरीन का वो कहना कि मेरी मोहब्बतें चट्टानों की तरह लाजवाल हैं, या हेथक्लिफ का उसकी कब्र खोदना, ये सब आम इंसानी रवैये की हदों से बाहर है। ये सब इतना पेचीदा है और इसकी पेचीदगी को एक और चीज बढ़ा देती है जिसके बगैर ये सारी बहस अधूरी है। वो ये कि हमें ये पूरी कहानी बराहे रास्त नहीं मिलती। ये दो ऐसे रावियों के जरिए हम तक पहुंचती है जिन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। पहला रावी मिस्टर लॉकवुड, वो शहर से आया एक बैरूनी शख्स है।
एक आउटसाइडर। वो विदरिंग हाइट्स की दुनिया को अपनी शहरी तहजीब के चश्मे से देखता है और हर चीज को गलत समझता है। बिल्कुल। वो शुरू में हीथक्लिफ को एक मगरूर लेकिन मुहज्जब जागीरदार समझ बैठता है, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो कहानी का फ्रेम तो बनाता है लेकिन कहानी को समझता नहीं। और असल कहानी सुनाने वाली तो नीली डीन है, जो घर की मुलाजमा है। जी, वो एक इनसाइडर है। लेकिन क्या हम उसकी हर बात पर यकीन कर सकते हैं? उसके अपने तासुबात हैं, अपनी पसंद नापसंद। यही तो सबसे अहम सवाल है। नीली डीन जाहिरन एक समझदार और हमदर्द औरत नजर आती है, लेकिन वो कैथरीन को बचपन से ही एक जिद्दी और खुदगर्ज लड़की समझती है। और हीथक्लिफ से तो वो हमेशा डरती थी। जी, उसके वहशीपन से हमेशा खौफजदा रहती है। वो अपनी कहानी इस तरह सुनाती है कि हर मौके पर उसका अपना किरदार सही और माकूल लगे। तो वो खुद को कहानी की हीरोइन के तौर पर पेश कर रही है। एक तरह से हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कहानी हम पढ़ रहे हैं वो दरअसल एक फिल्टर शुदा वर्जन है। नीली हमें वही कुछ दिखा रही है जो वो चाहती है कि हम देखें। बिल्कुल, बल्कि इससे भी बढ़कर वो बाज़-औक़ात वाक़यात पर असरअंदाज भी होती है। जैसे कि उसकी सबसे बड़ी मिसाल वो मंजर है जब कैथरीन नीली को बता रही होती है कि उसने एडगर से शादी का फैसला किया है। हेथक्लिफ छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। और वो सिर्फ आधी बात सुनता है। जी, वो कैथरीन का ये जुमला सुनता है कि उससे शादी करना मुझे समाजी तौर पर गिरा देगा, और ये सुनकर टूटकर वहां से चला जाता है। वो ये नहीं सुन पाता कि आगे कैथरीन कहती है कि इसकी और मेरी रूह एक जैसी है। और नीली ये जानती है कि हेथक्लिफ ने सिर्फ आधी और गलत बात सुनी है, लेकिन वो कैथरीन को खबरदार नहीं करती। वो चुप रहती है। अगर वो उस वक्त बोल पड़ती तो शायद हेथक्लिफ कभी घर छोड़कर ना जाता और पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता। शायद। तो क्या ये एक गलती थी या नीली ने जानबूझकर ऐसा किया? क्या कहानी की सबसे बड़ी विलन वो खुद हो सकती है? ये सवाल एमिली ब्रॉन्टे ने कारी पर छोड़ दिया है, लेकिन ये वाज़ेह है कि नीली के अमाल के तबाहकुन नताइज निकले। इस पेचीदा बयानिए का मकसद ही यही है कि कारी किसी भी किरदार के बारे में आसानी से कोई फैसला ना करे। हमें मजबूर किया जाता है कि हम नीली की कहानी के पीछे छुपी हकीकत को खुद तलाश करें। जी, तो आइए सारी गुफ्तगू को समेटते हैं। हमने बात शुरू की थी इस सवाल से कि क्या विदरिंग हाइट्स मोहब्बत की कहानी है या ताकत के खेल की। और मुझे लगता है कि जवाब ये है कि ये मोहब्बत की वो कहानी है जो समाजी बेबसी और कानूनी नाइंसाफी के शिकंजे में फंसकर एक भयानक इंतकाम की दास्तान बन रही। बहुत खूबसूरत खुलासा है। ये इंसानी फितरत की तारीकी का मुताला है, जो हम तक एक ऐसे नाकाबिले एतमाद बयानिए के जरिए पहुंचता है जो हमें हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। और इसी नुक्ते पर सामाइन के लिए एक आखिरी सोच छोड़ते हैं। नावल के आखिर में हेथक्लिफ बगैर कोई वसीयत लिखे मर जाता है। जी, हमने देखा कि उसने दोनों जायदादें कानूनी दावपेच और ताकत के जोर पर हासिल की थीं। उस दौर के कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स बगैर वारिस और वसीयत के मरे तो उसकी जायदाद रियासत को मिल जाती है, यानी क्राउन को। जी, लेकिन नॉवल में ऐसा नहीं होता। हेयरटन और कैथी इन जायदादों के मालिक बन जाते हैं और एक नई पुरअमन जिंदगी शुरू करते हैं। तो हतमी सवाल ये है, क्या एमिली ब्रॉन्टे ये कह रही हैं कि फितरी इंसाफ और मोहब्बत का रिश्ता आखिरकार उस दौर के सख्त, पेचीदा और अक्सर गैर मुनसिफाना कानूनी निजाम पर गालिब आ जाता है? क्या ये इस बात की अलामत है कि हेथक्लिफ के पैदा करदा कानूनी तूफान के थम जाने के बाद जायदादें अपने फितरी और हकीकी वारसों तक पहुंच जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो नोवेल की तमाम तर तारीकी और तबाही के बाद उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाता है। जी, और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कानून से बालातर भी कोई इंसाफ मौजूद है?